नेक्स्ट जी हमारा एक टॉपिक है पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग। आजकल ये काफ़ी टेक्निक यूज़ हो रही है। Partial pre-stressed concrete member can be defined as one in which there have been introduced internal stresses to counter part of the stresses resulting from external load। यानी फर्स्ट इसकी पार्ट तो वही है पार्शियल प्री स्ट्रेस का जो नॉर्मल प्री स्ट्रेस कंक्रीट में होता है कि हमने कोई इंटरनल प्री स्ट्रेस फोर्स इंड्यूस करनी है ताकि वो एक्सटर्नली लोड के अगेंस्ट जो स्ट्रेसेस क्रिएट हो उसको काउंटर करे। सेकंड, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप इन द कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड। पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग में दूसरी चीज़ ये है कि उसमें कुछ ना कुछ हमने टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप करनी है अंडर वर्किंग लोड। ये ना हो कि वो मेंबर फुली कंप्रेशन में हो, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस क्रिएट हों जब उसके ऊपर लोड आ रहा हो, एक्सटर्नल लोड आ रहा हो। Number three, non-prestressed reinforcement may be added to increase the movement capacity of the member. That definition implies that there are two cases that could be considered as partial pre-stressing concrete. थर्ड ये है कि मेंबर को पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग बनाने के लिए आप नॉन प्री स्ट्रेस रेनफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं। अब दो मेथड है मेंबर को पार्शियली प्री स्ट्रेस बनाने के। फर्स्ट मेथड ये है कि हम यूज करें प्री स्ट्रेस स्टील भी और नॉन प्री स्ट्रेस स्टील भी in the same section। A combination of pre-stressed and non-pre-stressed steel is used in the same section। The pre-stressed cable include internal stresses designed to take only part of the ultimate capacity of the concrete section। The rest of the capacity is taken by non-pre-stressed steel placed along the same direction as the pre-stressed cable। यानी प्री-स्ट्रेस जो कंक्रीट होगी वो अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी, और रेस्ट ऑफ द कैपेसिटी इज टेकन बाय नॉन प्री-स्ट्रेस स्टील। और जो नॉन प्री-स्ट्रेस स्टील यूज करें कुड बी द स्टील used as non-prestressed steel could be any common grade of carbon steel or high tensile strength steel of the same kind as the pre-stressing cable with an ultimate strength of 250 KSI। The choice depends on the two main factors, the allowable deflection and allowable crack width। अच्छा, पार्शियल प्री-स्ट्रेसिंग में इन चीज़ों को यानी केयरफुली देखना है कि भाई पार्शियल प्री-स्ट्रेसिंग में क्योंकि हम फ्लक्जस स्ट्रेसेस को अलाउ कर रहे हैं, तो जब फ्लक्जस स्ट्रेसेस को अलाउ करेंगे तो उसकी वजह से उसमें क्रैक भी डेवलप होंगे, क्योंकि टेंशन कंक्रीट पे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट से ज़्यादा आ जाएंगी, और जब क्रैक्स डेवलप होंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी मेंबर की। इसलिए इन दो पॉइंट्स को हमने सामने रख के प्री पार्शियल प्री-स्ट्रेस फोर्स की मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना है। एक बात तो ये कि उसमें जो क्रैक विड्थ है वो विद इन लिमिट हो। ये लास्ट में लिखा हुआ है द मैक्सिमम क्रैक विड्थ दैट में बी अलाउड इज 0.016 इंच एंड फॉर इंटीरियर मेंबर एंड 0.013 इंच फॉर एक्सटीरियर मेंबर। एक बात तो ये कि विद इन लिमिट जो है वो क्रैक विड्थ आए। दूसरी, उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन क्रिएट ना हो, यानी डिफ्लेक्शन भी विद इन लिमिट हो। उसके बाद सेकंड जो अप्रोच है मेंबर को पार्शियल प्री-स्ट्रेस बनाने की, वो ये कि इंटरनल स्ट्रेसेस एक्ट ऑन द मेंबर फ्रॉम प्री-स्ट्रेस स्टील ओनली बट टेंशनड टू अ लोअर लिमिट। इन दिस केस क्रैकिंग डेवलप अर्लियर देन इन फुली प्रेस्ड प्री-स्ट्रेस मेंबर अंडर सिमिलर लोडिंग। दूसरा ये कि हम पार्शियल प्री-स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर बनाते हैं, उसमें नॉन प्री-स्ट्रेस स्टील नहीं देते, बल्कि पार्शियल जो प्री-स्ट्रेस स्टील प्रोवाइड करते हैं उस पर उसको इतना फुली टेंशनड नहीं करेंगे, बल्कि लिमिटेड वैल्यू में उसको टेंशन करेंगे, ताकि जब यूँ कहें कि विद रिस्पेक्ट टू सुपर इम्पोज लोड जो फाइनल लोडेड स्टेट आए उसमें फ्लक्सिव स्ट्रेसेस भी क्रिएट हों और ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस भी क्रिएट हों, तो ये मेंबर गोया के पार्शियली प्री-स्ट्रेस हो जाएगा। So partial pre-stressed member can be considered as intermediate form between reinforced and fully pre-stressed concrete member। In reinforced concrete members, cracks develop under working load, therefore reinforcement is placed in the tension zone
इन प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर क्रैक्स डू नॉट यूजुअली डेवलप अंडर वर्किंग लोड। तो ये गोया कि इन बिटवीन फुली प्रीस्ट्रेस्ड मेंबर एंड फुली नॉन प्रीस्ट्रेस्ड मेंबर के है पार्शियल प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट। जो तो नॉर्मली ट्रेडिशनल रेनफोर्स मेंबर होता है उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, और क्रैक्स डेवलप होंगे यानी कंक्रीट फेल होगी तो स्टील अपना रोल प्ले करेगी। प्रीस्ट्रेस मेंबर में जो फुली प्रीस्ट्रेस है उसमें तो टेंसाइल स्ट्रेसेस हम जीरो देते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट फेल ही नहीं होती, अनक्रैक्ड सेक्शन रहता है। तो पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग में क्या है कि हमने प्रीस्ट्रेस फोर्स भी अप्लाई करनी है और बॉटम पे कुछ ना कुछ जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उनको भी कंसिडर करना है। The compressive stresses due to prestressing may equal or exceed the tensile stresses due to external load. Therefore, a partially prestressed concrete member may be considered a reinforced concrete member in which internal stresses are introduced to counterpart of the stress from external loading, so that tensile stresses in the concrete do not exceed a limit value under working load. It reduces to reinforced concrete when no internal stresses act on the member. Full prestressing is an upper extreme of partial prestressing, in which non-prestressing reinforced steel reduces to zero. यानी अगर मेंबर को हम फुली प्रीस्ट्रेस कर देते हैं कि जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो गोया कि एक्सट्रीम लिमिट है ऑफ पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग की। बाकी ये आगे स्लाइड्स में ना 2-3 स्लाइड्स में थ्योरी में ये ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, ये एक लोड डिफ्लेक्शन कर्व है। ये क्रैकिंग लोड है। क्रैकिंग लोड वो लोड होता है जिस लोड पर फर्स्ट क्रैक डेवलप होता है, और उस मोमेंट को हम क्रैकिंग मोमेंट कहते हैं। ये रेनफोर्स कंक्रीट की थ्योरी में भी हमने पढ़ा था। जो तो नॉर्मल बीम होते, रेनफोर्स कंक्रीट बीम होते हैं, सर्विस लोड पे वो क्रैक्ड सेक्शन होता है, ठीक है। यानी थोड़े से लोड के ऊपर मेंबर क्रैक हो जाता है, इनिशियल स्टेज होती है। उसके बाद सेकंड स्टेज ये स्टार्ट होती है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस को स्टील रेजिस्ट कर लेता है और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कंक्रीट। तो गोया कि जो सर्विस लोड है, जो नॉर्मल लोड यानी किसी भी मेंबर पे जैसे बीम है, तो नॉर्मल कंडीशन में बीम जो है ना वो क्रैक्ड सेक्शन होगा उसका, अगर वो रेनफोर्स कंक्रीट बीम है। और टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील रेजिस्ट करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंक्रीट। ये तो कर्व ए बनेगी, ठीक है, जिसकी डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगी क्योंकि हम मेंबर को अंडर इन्फोर्स डिजाइन करते हैं। उसके बाद अगर हमने उसमें पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स इंड्यूस की है मेंबर के अंदर, उसकी वजह से उसकी जो क्रैकिंग लोड कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। यानी वो लोड कैरिंग कैपेसिटी जिस पर फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग की वैल्यू कम होगी तो सर्विस लोड कंडीशंस के ऊपर यानी इसमें क्रैक आ चुके होंगे, यानी W1 पे इसमें क्रैक आ चुके होंगे, और उसके बाद ये कर्व भी बन जाएगी पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग की। अगर सर्विस लोड के अगेंस्ट जो टेंसाइल स्ट्रेस आए कंक्रीट में वो मॉडुलस ऑफ रप्चर से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। यानी इसका मीन्स कि यहीं पे वो क्रैक हो गया, आगे प्रीस्ट्रेस जो फोर्स की वजह से या तो प्रीस्ट्रेस स्टील या फिर नॉन प्रीस्ट्रेस स्टील वो टेंसाइल स्ट्रेसेस ले रही है। उसके बाद सी पॉइंट कौन सा है कि बिल्कुल सर्विस लोड के ऊपर पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग में जितनी बॉटम ऑफ कंक्रीट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस आए वो मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट के इक्वल हो। यानी ये समझिए कि फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा एट सर्विस लोड, तो ये सी आएगा। इसको भी हम कहेंगे ये पार्शियल प्रीस्ट्रेसिंग है। ये ग्राफ ए ये बता रहा है कि ये नॉन प्रीस्ट्रेस मेंबर है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट बीम जिसे हम कहते हैं, इसमें फर्स्ट क्रैक डेवलप जब होता है तो उसके बाद स्टील टेंसाइल स्ट्रेसेस लेती है, कंक्रीट नहीं लेती, क्योंकि कंक्रीट को हम फेलियर कंसिडर करते हैं। जैसे ये देखो कि जब हम ये स्टील प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मल लोड की वजह से न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली कंक्रीट का होना ना होना बराबर है, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो स्टील
तो जो स्ट्रेसेस आएंगी वो स्टील उसको रेजिस्ट करेगी, और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो स्ट्रेसेस आएंगी वो कंक्रीट रेजिस्ट करेगी। तो गोया कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे एक सेक्शन क्रैक हो चुका है, कंक्रीट क्रैक हुई है, तो स्टील ने अपना रोल प्ले किया ना। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ के अंदर, कि गोया कि ये क्रैकिंग लोड है, जिसके बाद स्टील ने लोड लेना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये कर्व आपकी यूं बन जाएगी। उसके बाद अगर प्री स्ट्रेस मेंबर है लेकिन वो पार्शियल प्री स्ट्रेस है, यानी कुछ ना कुछ उसमें हमने फ्लक्सुअस स्ट्रेसेस क्रिएट करनी है बॉटम ऑफ कंक्रीट के ऊपर, उसकी वजह से क्रैकिंग लोड की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन सर्विस लोड से पहले ये भी क्रैक होगा। ठीक है, यहाँ से क्रैक स्टार्ट होंगे, इसके बाद या तो प्री स्ट्रेस स्टील या फिर जो नॉन प्री स्ट्रेस स्टील हमने दी है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस का कुछ पार्ट ये भी लेंगे, तो ये ग्राफ बन जाएगा बी। उसके बाद सी पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग बीम है, कि जिसमें बिल्कुल सर्विस लोड के ऊपर आके फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, इसकी यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ए ज़्यादा होगी, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। ठीक है, जितना मेंबर को नॉन प्री स्ट्रेस से प्री स्ट्रेस मेंबर बनाते हैं तो उसकी डक्टिलिटी कम होती जाती है। उसके बाद जो डी है और डी डैश है, ये लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग है, इसमें सर्विस लोड पे मेंबर क्रैक नहीं होगा, बल्कि सर्विस लोड से वैल्यू जब बढ़ेगी उस केस में इसमें फर्स्ट क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, ये डी और डी डैश। अच्छा, ई जो है ये गोया के फुली प्री स्ट्रेस मेंबर है। फुली प्री स्ट्रेस मेंबर वो है कि जिसमें बिल्कुल टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी नहीं। और जो एफ है ये फुली प्री स्ट्रेस मेंबर है, लेकिन इसके साथ साथ ओवर रेनफोर्स्ड भी है, कि ये इसका गोया के इसमें डिफ्लेक्शन होगी ही नहीं, डक्टिलिटी है ही नहीं इसमें, ये बिल्कुल ब्रिटल नेचर का है, एकदम कोलैप्स हो जाएगा। इसको यहाँ से और आप थोड़ा समझ जाएंगे। जैसे स्टेज वन जो ग्राफ वन था, उसको यहाँ इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेस ऑन कंक्रीट ये मॉडुलस ऑफ रप्चर से ज़्यादा है। उसके बाद जो बी पॉइंट था उसमें भी जो बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेस ऑन कंक्रीट है वो मॉडुलस ऑफ रप्चर से ज़्यादा है, लेकिन इसकी निस्बत एफ टी की वैल्यू कम है। यहाँ पे एफ टी ज़्यादा है, यहाँ पे एफ टी कम होगा, और ये पार्शियल प्री स्ट्रेस मेंबर है। और सी ग्राफ जो था, यानी बिल्कुल सर्विस लोड के ऊपर एफ टी की वैल्यू एफ आर की इक्वल हुई, तो इसकी वैल्यू गोया कि एफ टी से कम होगी, लेकिन एफ आर के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी एट सर्विस लोड। ये दोनों पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग की है। उसके बाद ये लिमिटेड प्री स्ट्रेस, लिमिटेड प्री स्ट्रेस भी पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग की होती है, कि जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा गोया कि हमने प्री स्ट्रेस फोर्स इंड्यूस की है, ताकि जो स्ट्रेसेस हैं वो मॉडुलस ऑफ रप्चर से कम आए, यानी सेक्शन अनक्रैक्ड रहे। ये देखिए ये दोनों सेक्शन अनक्रैक्ड है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्जस स्ट्रेसेस हैं। वो जो ई और एफ है वो ये लास्ट फिगर दे दो। ई में क्या है कि एफ टी है ही नहीं, जीरो है, तो ये फुली प्री स्ट्रेस मेंबर है। और एफ के अंदर क्या चीज़ है कि बल्कि बॉटम पे भी कंप्रेशन है, टॉप पे भी कंप्रेशन है, तो ये तो गोया के ओवर रेनफोर्स्ड कह लें कि प्री स्ट्रेस मेंबर होगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा नुकसान, मेंबर को हम पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग क्यों बनाते हैं, ये इसके एडवांटेजेस देखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग कैम्बर। कि देखें जो जो आप प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बढ़ाते जाएंगे आपका कैम्बर बहुत बढ़ता जाएगा मेंबर का, यानी पार्शियल प्री स्ट्रेस फोर्स आप ज़्यादा इंड्यूस कर रहे हैं। एक तो आपको उस केस में हाई स्ट्रेंथ स्टील की जो गोया कि अमाउंट और क्वांटिटी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, अगर मेंबर को आप फुली प्री स्ट्रेस बनाते हैं तो स्टील की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। दूसरा, जितना आप प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ज़्यादा दे रहे हैं उतना मेंबर में कैम्बर ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, यानी हॉगिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। By reducing the pre-stressing force, the camber will be reduced and saving in the amount of pre-stressing steel. तो amount of pre-stressing steel की भी saving हो जाएगी। The amount of work in tensioning and the number of end anchorage is realized. इसी तरह जो
स्टील प्रीस्ट्रेसिंग स्टील को हम टेंशन कर रहे हैं, और जो एंकरिंग सिस्टम है यानी उसकी भी सेविंग हो जाएगी अगर हम मेंबर को फुली प्रीस्ट्रेस करने के बजाय पार्शियली प्रीस्ट्रेस करें। Depending on the magnitude of pre-stressing force, earlier crack may occur in partially pre-stressed rather than in fully pre-stressed member under service. Once crack develop, the effective moment of inertia of the critical section is reduced and greater deflection is expected. जब ये देखें कि जब हम क्रैक अलाउ कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी। गोया कि एक तरह से इसका एक बेनिफिट ये होगा कि मेंबर की डक्टिलिटी डक्टाइल नेचर का हो जाएगा, फेलियर से पहले वार्निंग देगा। लेकिन एहतियात इसमें यह है कि हमने पार्शियल पीस टेस्टिंग के अंदर यानी वो जो 2 पॉइंट्स मैंने बताए थे, एक तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ना हो, दूसरा जो क्रैक विड्थ है वो विद इन लिमिट हो। ये 2 क्राइटेरिया बड़े ज़रूरी हैं पार्शियल पीस टेस्ट मेंबर में, कि ये ना हो कि हम प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इतनी रिड्यूस कर दें कि जिसकी वजह से मेंबर जो है वो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन उसमें आ जाए या फिर उसमें क्रैक विड्थ बढ़ जाए। However, partial precessing has been used with satisfactory result and its practical application is increasing. अच्छा, with respect to flexural stress on concrete, pre-stress members की 3 टाइप्स हैं। एक है क्लास यू, जो जिसे हम कहेंगे अनक्रैक्ड सेक्शन with FT is less than modulus of rupture of concrete. In this uncracked section, the gross section properties are used to check deflection at the service load. No crack will develop in this section and no skin reinforcement is needed. वो है कि क्लास यू ये फुली प्री-स्ट्रेस मेंबर की को हम कहेंगे ये क्लास यू है। क्लास टी सेक्शन इज इन ट्रांजिशन जोन with 7.5 under root FC prime, FT in between 7.5 and 12। ठीक है, यानी जो टेंसाइल स्ट्रेस ऑन कंक्रीट है वो मॉडुलस ऑफ रप्चर से बढ़ जाए लेकिन 12 अंडर रूट एफ सी प्राइम से कम हो, तो इसको हम ट्रांजिशन जोन कहेंगे। यानी इसमें क्रैक्स होंगे लेकिन वो ये समझे कि माइनर क्रैक्स होंगे जो इतने विजिबल नहीं होंगे, इसलिए मेंबर बिटवीन अनक्रैक्ड एंड क्रैक्ड सेक्शन होगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी इस केस के लिए भी हम ग्रॉस प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। Gross section properties are used to check stresses, while the crack section bilinear section is used to calculate deflection. No skin reinforcement is needed in the tension zone. इसमें भी स्किन रेनफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्लास सी जो क्रैक सेक्शन है, जो कि यूँ समझें कि पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग मेंबर में होगा कि अगर एफ टी की वैल्यू 12 अंडर एफ सी प्राइम से बढ़ गई, then tensile stresses is exceed 1.6 times the modulus of rupture. Therefore, crack will develop as in case of partially pre-stressed concrete member. In this case, cracked section properties should be used to check stresses, cracking and deflection. उसके बाद फिर हम जितनी भी कैलकुलेशन इस पे करेंगे वो हमने क्रैक्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है या क्रैक्ड सेक्शन प्रॉपर्टीज लेनी है क्लास सी के लिए। और इसके लिए क्रैक कंट्रोल प्रोविजन एंड स्किन रेनफोर्समेंट शुड बी यूज्ड as explained in section 7.6.7 for reinforced concrete member with effective depth of greater than 36 इंच। अगर effective depth 36 इंच से बढ़ गई तो फिर हम इसमें स्किन रेनफोर्समेंट भी यूज करेंगे। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो कंक्रीट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट वर डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2। प्री स्ट्रेस मेंबर में जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होती है, ठीक है, ताकि उसमें उसकी डक्टिलिटी क्या कहते हैं ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, क्रीप उसमें कम हो, श्रिंकेज उसमें कम हो। ठीक है, तो इसके लिए और फिर हम क्योंकि हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ कर रहे हैं, स्टील को हमें टेंशन करने के लिए हाई स्ट्रेंथ स्टील रिक्वायर्ड है। तो जब स्टील हाई स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर कंक्रीट भी उसके साथ कंपेटेबल होनी चाहिए, वो भी फिर हाई स्ट्रेंथ यूज़ होगी। दूसरा प्री स्ट्रेसिंग जो स्टील इसमें यूज़ होते हैं, ये मैंने बताया था, टेंडन्स यूज़ होते हैं, वायर्स यूज़ होती हैं, स्ट्रैंड्स यूज़ होते हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथ है 250 से 270 KSI अल्टीमेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, डायमीटर, एरिया, वेट वगैरह। तीसरी
जो नॉन प्रीस्ट्रेस्ड स्टील भी इसमें यूज होगी। कहाँ कहाँ यूज होगी? Non-prestressed reinforcing steel is commonly used in prestressed concrete structural member, mainly in prestressed precast construction. The reinforcing steel is used as a shear reinforcement. एक तो shear reinforcement में यूज होगी जो नॉन प्रीस्ट्रेस्ड स्टील है। दूसरी as supplementary reinforcement for transporting and handling the precast element. तो प्रीकास्ट एलिमेंट को हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज ए सप्लीमेंट्री रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं। थर्ड, in combination with pre-stressing steel in partially pre-stressed concrete member। तो जैसे हमने दो मेथड पढ़े कि मेंबर को पार्शली प्रीस्ट्रेस कैसे बनाते हैं, उसमें एक मेथड ये भी था कि प्रीस्ट्रेस स्टील के साथ हम नॉन प्रीस्ट्रेस स्टील प्रोवाइड करें। बाकी इसकी जो टाइप्स और जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट वन, जब प्रीस्ट्रेस मेंबर के अंदर हमने स्ट्रेसेस को ट्रांसफर करना है, तो जब स्ट्रेसेस ट्रांसफर होती हैं तो उसकी वजह से उसमें कुछ लॉसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो लमसम लॉसेस क्या हैं? वैसे तो इनकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस भी होती हैं, लेकिन लमसम लॉसेस अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है तो फिर हम लमसम लॉसेस जो करेंगे उनकी क्या वैल्यूज हम लेंगे। Following the transfer of pre-stressing force from jack to the concrete member, a continuous loss in the pre-stressing force occurs. The total loss of pre-stress is the reduction in the pre-stressing force during the lifespan of the structure. तो ट्रांसफर के वक्त भी लॉसेज होगा और सर्विस लोड कंडीशंस के वक्त भी उसमें लाइफ टाइम उसमें ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर में भी कुछ लॉसेज आएंगे। कौन कौन से लॉसेज होंगे और उनकी अमाउंट कितनी होगी? The amount of loss in tendon stress varies between 15 to 30% of initial stress because it depends on many factors. For most normal weight concrete structures constructed by standard method, the tendon stress loss due to elastic shortening, shrinkage, creep, and relaxation of steel is about 35 KSI for pre-tension member and 25 KSI for post-tension member. तो प्री टेंशन मेंबर में 35 KSI और पोस्ट टेंशन मेंबर में 25 KSI। प्री टेंशन मेंबर इसलिए कि उसमें जो स्ट्रेसेस ट्रांसफर हो रही हैं वो थ्रू बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट हो रही हैं और जो डिपेंड करती है मेंबर की लेंथ के ऊपर भी, तो इसलिए इसमें लॉसेस ज़्यादा हैं। जबकि पोस्ट टेंशन में वो एंड कंडीशंस जो एंकरिंग सिस्टम है उसके थ्रू स्ट्रेसेस ट्रांसफर होंगी। Two current recommendations for estimating the total loss in pre-stressing concrete member are presented by ASHTO and Post-Tensioning Institute (PTI). ASHTO recommend a total loss 45 KSI for pre-tension strands and 33 KSI for post-tension strands. और PTI recommend a lump sum pre-stress loss for post-tension member of 35 KSI for beam and 30 KSI for slab. These values can be used unless a better estimate of the pre-stress loss by each individual source is made as is explained shortly. अगर तो एग्जैक्ट हमने कैलकुलेशन नहीं की तो फिर हम ये लमसम लॉसेस लेंगे जो कि प्री-स्ट्रेस में होंगे और ये उनकी टाइप्स हैं। तो जैसे इलास्टिक शॉर्टनिंग है, श्रिंकेज, क्रीप, रिलैक्सेशन, फ्रिक्शन और एंकरेज सेट, ये डिफरेंट लॉसेस होते हैं जो कंक्रीट में।